हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 25 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है फ्लैश फ्लड का इम्पैक्ट किस तरीके से ट्राउट फार्मिंग पे हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये जीएस पेपर 1 के लिए रिलेवेंट है, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स के सेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, जैसे अर्थक्वेक रीज़न होता है या फिर बेसिकली क्लाउड बर्स्ट या फिर ग्लॉफ, जितनी चीज़ें होती हैं एक बार मैं आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन में काफ़ी रेलेवेंस है इसका। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्पीशीज़ इन न्यूज़ में अक्सर सवाल इस चीज़ से उठते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ट्राउट बेसिकली एक फ़िश की स्पीशीज़ होती है। मैं आपको बताऊंगा इसके हैबिटेट क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करती, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में। सेकेंड आर्टिकल बात करता है डिकॉय का किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ होता है और किस तरीके से इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन में इसको डिप्लॉय किया था। जीएस पेपर 3 जो आपका नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न होता है, टॉपिक होता है, वहाँ पे काफ़ी रेलेवेंस है इस चीज़ का। थर्ड आर्टिकल बात करता है कि क्या इन्वेजिव स्पीशीज़ की बोलते हैं ना इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोब पे और इंडिया पे। इम्पैक्ट इन द सेंस क्या कॉस्ट करती है, कितना नुकसान होता है, उस नुकसान को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे इससे। फिर आपको मैं इन्वेजिव स्पीशीज से कनेक्टेड जो क्वेश्चन आए हुए थे PYQ में, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा मैं। ये जीएस पेपर 2 जो आपका IR का सेक्शन है, वहाँ पे भी रिलेवेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर 3 में जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन होता है, वहाँ पे भी हम इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। फोर्थ आर्टिकल बात करता है फाइनली नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ज्वाइन कर लिया है। कभी भी कोई भी बिग अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई बड़ी इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, अगर उसमें किसी भी मेंबर का इंडक्शन होता है तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलेवेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया कई बार क्वेश्चन उठे। इवन तो इस बार 2025 में भी ब्रिक्स के ऊपर सवाल आया था, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, फिर पूछा गया था इंडोनेशिया एक फुल टाइम मेंबर बना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में क्या कौन सा नया मेंबर बना है। एग्जाम्पल में भूटान डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, तो उस तरीके से गलत करते हैं अक्सर यूपीएससी वाले। ठीक है, इसी से कनेक्टेड GS2 2003 में क्वेश्चन आया था, इन व्हाट सेंस इज इंडो नेपाल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे नेपाल ने ज्वाइन किया है तो मैं आपको समझाऊंगा क्या उसका रेलेवेंस हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सॉफ्ट पावर को शो करती है। फिफ्थ आर्टिकल जो प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है, यहाँ पे पल्मीरा को के बारे में बताऊंगा आपको मैं कि पल्मीरा कहाँ पे है। इसी से कनेक्टेड फिर अलेप्पो के बारे में बताऊंगा, उसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, किस तरीके से पल्मीरा पे इम्पैक्ट हुआ है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इस पूरे वीडियो का ये जो PDF चाहिए हो तो आप इसको टेलीग्राम चैनल बैटल IAS से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको इससे मदद मिल रही हो, आपको आइडिया लग रहा हो किस तरीके से आर्टिकल में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को पढ़ा जाता है, केवल क्योंकि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट एसएससी में आप डायरेक्टली क्या करोगे, वन वर्ड पढ़ लोगे, हाँ ये ऐसा जीता, सिंपल पूछेंगे कौन रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इंडक्ट हुआ। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, वन स्टेप फर्दर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या, आईबीसी क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी 7 बिग कैट की स्पीशीज़ हैं जो इंडक्टेड हैं इसमें, मैं सातों के बारे में आपको समझाऊंगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बारे में पहले आपको कॉन्टेक्स्ट में आपको देता हूँ। हुआ क्या है कि हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली बहुत सारे बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स आए हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो टिल अगस्त 2022 अप्रॉक्सीमेटली 75 इंसिडेंट्स हुए फ्लैश फ्लड के। अगर बहुत ही आसान सी भाषा में आपको फ्लैश फ्लड समझाऊँ, फ्लड मतलब क्या होता है, अचानक से बाढ़ आना, दैट्स ऑल। फ्लैश मतलब बहुत ही स्पीड में आना। ठीक है, मतलब ऐसी इस तरीके से बाढ़ आना कि इंसान या वहाँ पे जो रहने वाले इनहैबिटेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर ना हो पाए कि भैया यहाँ पे इतनी जल्दी बाढ़ आने वाली है। तो बाढ़ क्यों आती है, सबसे पहला सवाल उठता है। सबसे पहले एक रीज़न होता है ग्लॉफ, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। दूसरा होता है आपका क्लाउड बर्स्ट होना।
ठीक है। फिर आपका तीसरा रीज़न क्या होता है, मतलब इस तरीके से काफ़ी रीजंस होते हैं। फिर एक और आपका होता है अर्थक्वेक भी रीज़न होता है, लेकिन मैं आपको अगर ग्लोफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं बहुत ही आसान सी भाषा में, तो ग्लोफ क्या होता है, मान लेते हैं एक हिमालयन रीजन कैसा है, थोड़ा सा स्टीप रीजन है, ठीक है। अगर स्टीप रीजन है तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बड़ा माउंटेन है, इसको मान लेते हैं बड़ा भाई, इसको मान लेते हैं छोटा भाई बी। तो अब ये ए ग्लेशियर है, ये बी ग्लेशियर है। तो ये जो बड़े भाई के पास ग्लेशियर है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो जब ए का जो ग्लेशियर है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो पानी क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और निकले क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा। और जब इकट्ठा होगा धीरे धीरे क्या होगा, छोटे भाई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। छोटे भाई बोलेगा भाई क्यों इतना पानी आप फेंक रहे हो, कह रहा है भाई मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा आप खुद ही देख रहे हो कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, मेरे हाथ में नहीं है ये सारी चीज़ें। अब जैसे ही मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमने एक पूरी तरीके से प्रोटोकॉल बना रखा है जो आपका 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देंगे। बट अगेन होती जा रही है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जितना ज़्यादा होता है उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जैसे ही मैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब भी मैं बोलूँ कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सिंपली क्योटो प्रोटोकॉल पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू नेट पे डाल दो, गूगल बाबा जिंदाबाद, आप डालोगे आपको दिखेगा। फिर आप पेरिस एग्रीमेंट यूपीएससी पीवाईक्यू डालो, आपको दिखेगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी इस पे बात करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेल्टिंग हुई, मेल्टिंग होने से यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो गया वाटर। अब बी भाई साहब जो हैं इनको एक पास पावर है, ये कहते हैं भाई मैं ना केवल 150 लीटर पानी ही झेल सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 200 लीटर पानी इकट्ठा हो गया, मतलब 50 ज़्यादा हो गया। छोटा कह रहा है भाई बचा लो बचा लो, बड़ा कहता है मैं क्या करूँ, मैं तो मेल्ट होता चला जा रहा हूँ, मेरे हाथ में ही नहीं है। तो एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा बी जो ग्लेशियर है ये पूरा फट जाएगा और ये जो 200 लीटर पानी है इकट्ठा हुआ ये अचानक से पूरा बहता है। और जब बहेगा तो विद ग्रेविटी आएगा। आपको पता है हिमालयंस बहुत ही स्टीप है और स्टीप होने की वजह से इतनी स्पीड में आता है कि आसपास के जो हैबिटेशन होते हैं, आसपास की जो एरिया होती है पूरी की पूरी क्या होती है, तबाह हो जाती है। यही चीज़ आपने धराली में देखा। धराली में क्या हुआ, धराली का वीडियो भी आपने देखा हो, किस तरीके से अचानक से बाढ़ आई, आप देख रहे हो। तो दो ही मतलब जनरली रीजंस बहुत होते हैं, बट एक क्या है, ग्लोफ रीजन हो सकता है या फिर क्लाउड बर्स्ट रीजन हो सकता है। अभी भी जियो साइंटिस्ट को, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाई है कि एक्चुअली में क्या रीज़न है जिस वजह से इतने सारे बोलते हैं ना डिजास्टर या इतने सारे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। आपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखा अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 लोग मारे गए। कठुआ में आपने नोटिस किया कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, फ्लैश फ्लड्स के रीजन दिख रहे हैं। बट अभी मैंने आपको सिर्फ ग्लोफ बताया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इससे क्या होगा, ये जो भी पानी होगा इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 200 लीटर पानी नहीं होगा, पानी न जाने कितने ज़्यादा टन्स में पानी होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। मतलब जो ग्लेशियर से बना हुआ लेक होता है वो आउटबर्स्ट फट जाता है, ठीक है। और फटने के बाद जो फ्लड आती है उसी को हम लोग ग्लोफ कहते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए। अगर बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल विद इन 1 आवर एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाए तो उसको कहते हैं भैया बादल फट गया है यहाँ पे, ठीक है। बट अगेन ये अभी भी कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लाउड बर्स्ट में 10 mm होगा, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है क्योंकि एरिया डिसाइड नहीं होती। जो हिमालयन रीजन होते हैं वहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 2 स्क्वायर किलोमीटर, क्यों, क्योंकि उसके एलिवेशन बहुत होते हैं। बट जनरली यही स्टैंडर्ड देखा जाता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा विद इन 1 आवर बारिश हो चुकी है तो कहा जाएगा बादल फटा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। अर्थक्वेक भी एक रीज़न होता है। अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में जब नीचे की प्लेट्स आपस में कोलाइड होंगी। अब आपको पता है हिमालय में क्यों इतने फ्लड्स आते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हिमालय में फ्लड्स आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप अगर नोटिस करोगे ये हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय जब आएगा तो यहाँ से एक बेंड होता है और यहीं से आपकी क्या ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है। इसी बेंड को हम लोग सिंटैक्सियल बेंड भी कहते हैं और सिंटैक्सियल बेंड के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे आपकी इंडियन प्लेट है
और यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट है। सो दोनों आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है। टकराने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पर ईयर हिमालय का जो एलिवेशन है, जो लंबाई है, वो बढ़ती जा रही है सेंटीमीटर्स बाय सेंटीमीटर्स। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे बीच में जब कोलिजन होगा दो प्लेट्स का, तो जब दो कोलाइड करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होंगी, सीस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी। इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ पे अर्थक्वेक धीरे 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 धरती में चलते रहते हैं। बट हाँ, जब कभी बड़े लेवल पे कुछ टकराना होता है प्लेट्स का, तो वो दिखता है। एग्जाम्पल्स देखे जाए, बहुत सारे अर्थक्वेक्स मतलब आते ही रहते हैं। आप रिसेंटली सुनते होंगे, अगर दिल्ली में कोई अर्थक्वेक आ रहा है, तो दिल्ली में नहीं आ रहा, वो अर्थक्वेक आ रहा है आपका हिमालयन रीजन में, बट उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी में जब जहाँ पे टकराते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस एरिया या फिर हाइपोसेंटर, इसको हम लोग कहते हैं। और जो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऊपर होता है, उससे हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, टाइप्स की वेव होती हैं, जैसे पी वेव्स होती हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जाती हैं। फिर जो आपकी एस वेव्स होती हैं वो केवल सॉलिड मीडियम से पास होती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अर्थक्वेक क्या है, फिर मैंने आपको समझा दिया ग्लोव क्या है, क्लाउड बस्ट का एक आइडिया दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ। अगर मुझे सिंपल बताना होता हिमाचल प्रदेश में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर वो आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में क्यों हो रही है फ्लड्स, मैं आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे जो यूरोशियन और आपकी इंडियन प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं, इसलिए। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो हिमालयाज़ हैं ये पूरे यंग माउंटेन्स हैं, और यंग फोल्डेड माउंटेन होने की वजह से, साथ ही साथ यहाँ पे इतनी सीस्मिक एक्टिविटीज़, प्लेट्स आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स देखने को हमें मिलते हैं। और रीज़न क्या है, अगर हम मैन मेड रीज़न की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीज़न है। अभी भी देखा जाए, जैसे ये तो यहाँ पे एक डिज़ास्टर दिखी, डिज़ास्टर्स आप अगर नोटिस करेंगे तो नेपाल में बहुत डिज़ास्टर्स आ रही है। जैसे रसुवा फ्लड के बारे में मैंने पूरा आर्टिकल समझाया था। ठीक है, अब चलिए इस आर्टिकल पे डिस्कशन करते हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो यहाँ की एक्वेटिक हैबिटेट है उस पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड वाटर हैबिटेट्स होते हैं, स्पेसिफिकली बात की जाए ब्राउन ट्राउट, मान लो भी के लिए ब्राउन मछली, साथ ही साथ रेनबो ट्राउट, ये दोनों के नाम है। ऐसे पूछ सकते हैं कि भैया ट्राउट, ब्राउन ट्राउट क्या है, एग्जाम्पल देंगे, ये एक आपकी एक्वेटिक स्पीशीज़ है, ये प्लांट स्पीशीज़ है, ऐसे करके डेफिनेटली पूछते हैं क्वेश्चन। कभी ये नहीं पूछेंगे कि हाँ भैया ये बताओ सैल्मन क्या है तो आप स्माइल देके बोलोगे सर सैल्मन तो एक फ़िश की स्पीशीज़ है। वो अक्सर इसी तरीके से यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। अब हुआ क्या है, ये जो फ़िश की फार्मिंग करती हैं फैमिलीज़, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 700 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो डिपेंड है ट्राउट फार्मिंग पे। अब हो क्या रहा है, जब फ्लड्स आते हैं तो उससे क्लीन वाटर की सप्लाई बंद हो जाती है। आज क्लीन वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी और फ्लड्स अपने साथ क्या आते हैं, डेब्रीज लाते हैं, कंकड़ लाते हैं, कूड़ा करकट भी साथ में लेके आते हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन आप देख लो कितना गंदा हो रखा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होने की बात की, उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए वाटर हायासिंथ का आर्टिकल। आपको याद है, जो छोटे 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 आपके पानी के ऊपर आप डालोगे तो आपके घर के पास पक्का कहीं ना कहीं वाटर हायासिंथ दिखेगा। आप नेट पे डालिए वाटर हायासिंथ क्या है, तो आप रिलेट कर पाओगे। तो वाटर हायासिंथ भी रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन लेवल, और इससे जहां पर भी जिस पानी में होता है वहां की एक्वेटिक लाइफ बड़ी इंपैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है और इससे बहुत ही मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है ट्राउट फार्मिंग की। और इससे क्या होगा, जब मछलियों की फार्मिंग के लिए मछलियां मर ही जाएंगी तो इकोनॉमिक लॉस तो ऑब्वियसली हो गई। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि भैया ये ट्राउट फार्मर्स के लिए डिजास्टर रिलीफ मैनुअल में डाला जाना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे लोगों डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे एक्वाकल्चर में ट्राउट फार्मिंग बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो वही चीज़ गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है। अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात की जाए तो फ्लैश फ्लड केवल मछलियों को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो हिमालयन इकोसिस्टम है, सब पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस चीज़ से। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें ट्राउट, हिमाचल प्रदेश में एक स्पीशीज है फिश की, देख रहे हो आप इस तरीके से, ब्राउन और रेनबो ट्राउट होती है। कोल्ड हैबिटेट इनका देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं हॉट वाटर, या फिर बोल सकते हैं वार्म वाटर, ऐसे करके बोल सकते हैं, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ये जनरली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड रिवर्स में पाई जाती हैं, जैसे बीस, सतलज, रावी। इनका पर्पस देखा जाए, पहले तो क्या था, स्पोर्ट फिशरीज में देखा जाता, लेकिन अब इसको कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इनकी नीड्स क्या है, इनको क्लीन कोल्ड वाटर चाहिए विद हाई ऑक्सीजन, तभी ये थ्राइव कर पाएंगी। अब अगर फ्लैश फ्लड्स आएगी, उसके अंदर आप क्या होगा, गंदगी आएगी, तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा ना पानी का, तो उससे इनको बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये एक बार मैंने आपको प्रॉपर लेवल पे समझा दिया ट्राउट क्या है। अब हम बात की जाए, यूपीएससी 22 में क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू गुची।
समटाइम्स मेंशन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगेन गुच्ची एक अलग चीज है, ट्राउट एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ऐसे बोल सकते हैं विद रेफरेंस टू ट्राउट समटाइम मेंशन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फंगस डाल दें, क्या इट इज अ फंगस? आंसर इज नो, इट इज अ फिश स्पीशीज, ठीक है। बट ये गुच्ची के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, देन यस इट इज अ फंगस। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। अब अगर ट्राउट के रेफरेंस से बोलेंगे तो इट ग्रोज, अब यहाँ पे ग्रोज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोई और टर्म डाल देंगे कि इट इज प्रैक्टिस्ड कमर्शियली इन हिमालयन रीजन्स, ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। या फिर बोल देंगे इट इज दिस, इट्स अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक्वाकल्चर प्रैक्टिस, या बोल देंगे हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस विच आर प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, ऐसे करके डाल देंगे तो गलत कर देते हैं स्टेटमेंट को। तो वहां से आपको पता होना चाहिए दो चीज, पहली बात तो ये किस कैटेगरी की है, स्पीशीज कौन सी है, दूसरी उसका हैबिटेट क्या है। मैंने दोनों चीज आपको ट्राउट के बारे में बता दिया। हिमालयन रीजन से है, हिमालयन रीजन से ट्राउट भी है, इस वजह से मैंने मेंशन किया। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 2 इज राइट। जो गुच्ची है इट इज नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड, ठीक है। तो सी इज द राइट वन। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डेकॉय, बड़ा मजेदार है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या है ये। पहले आपको डेकॉय का मतलब समझाता हूँ। मान लें ये एक रफेल है, ये एक प्लेन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक रडार बैठा हुआ है। अब रडार क्या है, ये रडार डिटेक्ट करेगा कि एक प्लेन जा रही हो, यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा। तो अब ये बैठे हैं भाई साहब पायलट, इनको पता लगा मिसाइल आ रही, तो ये क्या करेंगे, डेकॉय को डिप्लॉय कर देंगे। डेकॉय क्या होगा, डेकॉय एक तरीके से एग्जैक्टली जिस तरह से रफेल प्लेन है ना, एक और दिखने वाला एक दूसरा कॉपी बना देगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कॉपी बन जाएगी तो उसे लगेगा रडार, ये जो मिसाइल का रडार उसे लगेगा ये है हमारा मेन टारगेट, बट मेन टारगेट क्या होगा, ये होगा। तो इसी को बोलते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर देना, ठीक है। ये मॉडर्न वेपनरी में बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो रडार सिस्टम होते हैं वो कैसे करते हैं, वो थर्मल पे काम करते हैं। मतलब अगर कोई एक प्लेन जा रहा है तो उसका थर्मल को इंडक्ट करते हैं, डिडक्ट करने के बाद मिसाइल्स फायर होती हैं, फिर उसको स्कैन करके करते हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हवा में ही एक ऐसा विजुअल कॉपी बना देंगे अपने उसकी, जिससे लगेगा ये ओरिजिनल प्लेन है, बट ओरिजिनल प्लेन तो आगे पहले ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एनिमी का जो एम्यूनिशन होता है, जो उनके बोलते हैं ना गोला बारूद होता है, उसको पूरी तरीके से वेस्टेज हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। और मेन एसेट, रियल एसेट बच जाता है। अब अगर इंडिया की बात, ये डेकॉय का सिंपल सा मतलब है, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, रफेल में एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड, इसको ध्यान रखना, FOTD अगर दिख के आएगा, फाइबर ऑप्टिक टोड डेकॉय का यूज़ किया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली फाइबर ऑप्टिक टोड डेकॉय है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फाइबर ऑप्टिक की एक टोड है, यहाँ पे एक डेकॉय लगा दिया गया। अब ये डेकॉय क्या करेगा, ये ऐसा यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा जिससे लगेगा एक और प्लेन बी चल रही है रफाल की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मिसाइल होंगी उन्हें लगेगा कि हमारा ओरिजिनल टारगेट बी है, बट आगे ए अपना काम करके चला जाएगा। तो इंडिया ने इस चीज़ को बोला है कि हमने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इसका यूज़ किया था, और इसी से पाकिस्तान के J-10 फाइटर्स या फिर जो PL-15E मिसाइल है वो काफ़ी कंफ्यूज भी हुई थी। साथ ही साथ इंडियन नेवी ने भी एडवांस टॉर्पीडोज डेकॉय का यूज़ किया है, क्योंकि अक्सर सबमरीन्स, अक्सर आपने मूवीज़ में भी नोटिस किया होगा, ये आई डोंट एग्जैक्टली, हाँ मिशन इम्पॉसिबल में भी कई बार इस चीज़ को लाया गया है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट कर दिया गया था सबमरीन को। तो सेम यहाँ पे भी है कि सबमरीन में इसका यूज़ काफ़ी होता है कि अक्सर एक और पैरेंट वर्चुअल सबमरीन दिखेगी और उससे क्या होगा, अक्सर रडार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आर्मी में T-90 टैंक में भी डिप्लॉय करने की बात हो रही है, समझे। एक्स गार्ड फीचर क्या होता है, एक्स गार्ड फीचर मतलब जो इंडिया की बात में रेफरेंस से बात की जाए तो बहुत ही लाइट वेट और एक 30 किलोग्राम का अप्रॉक्सीमेटली सिंपल एक बोलते हैं ना, एक वेपनरी होती है, या फिर एक आप समझ लो एक सिस्टम होता है रडार टाइप का, जो कि एग्जैक्टली रफेल को मिमिक करता है, ठीक है। जो आपको यहाँ बताया ये वही है, ये आपका FOTD है, ये वो एक्स गार्ड ही है ये, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर एग्जैक्टली सेम वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा जिससे कंफ्यूजन हो, ठीक है। ग्लोबली की बात की जाए तो एयर में, लैंड में, सी में, सब ने अपना अलग अलग इस चीज़ को डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। अगर एयर की बात करें तो ब्राइट क्लाउड यूरो फाइटर्स भी करते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत डीप में लेके नहीं जाना इस चीज़ को। लैंड पे भी बहुत इसका यूज़ होता है। सी लेवल पे देखा जाए तो नुल्का एक्टिव मिसाइल्स ऑस्ट्रेलिया US के जो कोऑपरेशन से बनी थी, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ यूज़ की जाती है। मतलब इन शॉर्ट किया जाए, डेकॉय का यूज़ होता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखी जाए तो अगर डेकॉय का अच्छे तरीके से, लेजिट तरीके से यूज़ होगा तो जो क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एयरक्राफ्ट बचेंगे, टैंक्स बचेंगे, शिप बचेंगे। क्यों?
क्योंकि अक्सर जो भी मिसाइल आ रही होगी वो उसे टारगेट करेगी जो कि रियल है ही नहीं, ठीक है। और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी कहा जा रहा है डिफेंस सिस्टम में, राइट। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या डिस्कशन है कि जो आपका शिपकिला पास है, ठीक है, उसमें ट्रेड को दोबारा रिकंटिन्यू करने की बात की गई है। हिमाचल प्रदेश ने इस चीज़ को और ज़्यादा पुश किया है, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो शिपकिला एरिया है, ठीक है, शिपकिला एक पास है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के पास, तो वहाँ पे ट्रेड जो था वो पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया था 2020 में ड्यू टू कोविड-19। रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना ने एग्री किया है कि भाई साहब हम लोग दोबारा यहाँ पे ट्रेड को रिकंटिन्यू करेंगे और इसके बाद क्या होगा, ये पास दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अब इससे दो तीन इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये दोबारा रिकंटिन्यू होगा तो मानसरोवर यात्रा है वाया शिपकिला पास, ये भी अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक है। क्योंकि अब ये होना इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इससे क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चलेगा। लेकिन टूरिज्म सेक्टर जब बूस्ट होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होगा कि जो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालयन का, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस पर एक और डिमांड होती है, वो सस्टेनेबल इको टूरिज्म, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आर्टिकल केवल इस चीज़ के ऊपर है कि शिपकिला पास को दोबारा खोले जाने की बात कही गई है, ठीक है, जिससे क्या हो, ट्रेड हो सके वहाँ पे। ट्रेड के साथ साथ सप्लीमेंट्री चीज़ें भी होंगी, टूरिज्म तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको शिपकिला पास की अगर लोकेशन की बात करूँ, आप नोटिस करोगे तो शिपकिला पास कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये रहा शिपकिला पास, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सतलज रिवर एंटर करती है यहाँ से, इंडिया तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। अगर बॉर्डर ट्रेड, मतलब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बॉर्डर ट्रेड के लिए जाता है, साथ ही साथ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उसका रूट भी है ये। नेक्स्ट है लिपुलेख पास, जो है उस पर भी डिस्कशन हो रहा है कि उस पर भी हम ट्रेड करने का बात करेंगे। अब लिपुलेख पास को अगर नोटिस करोगे तो वो कहाँ पे है, वो है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे काली रिवर के पास में ये लिपुलेख पास है। इंडिया तिब्बत को, अगेन आप नोटिस करो तिब्बत एरिया को यहाँ नहीं है, ऐसे सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, तो इसलिए कनेक्ट भी करता है ये। इसको भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ होता है, ट्रेड पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं नाथुला पास के बारे में, क्योंकि 3 पासेस का डिस्कशन हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, तो हम तीनों पासेस के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। नाथुला पास ना उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, ये है आपका नोटिस करो सिक्किम में। ये गैंगटक है, चिकन स्नैक वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भूटान है, नेपाल है। फिर ये रहा नाथुला पास, ठीक है, ये ईस्ट सिक्किम में है। यहाँ इसी के पास से तीस्ता रिवर एंटर होती है, ठीक है, तीस्ता रिवर का यहाँ पे बेसिन है। साथ ही साथ अगर इसका यूज़ क्या है, ट्रेड पर्पस के लिए इसका भी यूज़ होता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो आपको नाथुला पास पता होना चाहिए कहाँ पे है। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज टू तीस्ता रिवर बेसिन। तीस्ता के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। विद रेफरेंस टू तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज ब्रह्मपुत्र बट इज फ्लोज थ्रू सिक्किम। सही है, रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ओके, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब आपका काम क्या है, आप इसको सॉल्व करने से पहले आप सिंपल तीस्ता डालिए नेट के ऊपर और उसका एक मैप को देखिए, और मैप देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा इसका क्या सही है, ठीक है। आपको यही सेम काम करना है। अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर देखो, मैं ज्योग्राफी या फिर ऐसे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर उसका आंसर पे फोकस करूँगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप उस पर बोलते हैं ना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, आपको हाँ ये सही है, लेकिन जब आप खुद से इनपुट डालोगे, आप हाथ से लिखोगे जैसे अभी चल रहा है, तो आप तुरंत जाके पॉज करके आप तीस्ता रिवर को देखिए क्या है, फिर आ सकते हैं। या फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप एक जहाँ नोट कर लीजिए कि तीस्ता रिवर पे मुझे भी पढ़ना है, तो आप एक बार मैप खोलिए, एटलस खोलिए, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इस चीज़ के ऊपर। ये मैंने जितने डिफरेंट प्रासेस हैं, फिर जो डिफरेंट रेंजेस हैं, स्पेसिफिकली रेंजेस के ऊपर बात है, जो डिफरेंट रेंजेस हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए, जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, फिर जो ग्रेट हिमालयन है उसमें रेंजेस में कौन कौन से, कामेत, माउंट कैलाश, धौलागिरी, ये सब किसके हैं, ग्रेट हिमालयास के हैं। मैंने यहाँ पे रेंजेस फिर उसके जो पर्टिकुलर कुछ माउंटेन्स हैं उसका भी डिस्कशन किया है। ये भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे कनेक्टेड भी ये देखिए क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, ठीक है। आपको ये देखना है कि नामचा बरुआ पर्वत किस माउंटेन में है, नंदा देवी किस में आता है, नौक्रेक किस में आता है। हिमालयन के ऊपर बात हो रही है, इस वजह से मैंने डाला। आप इसको पढ़िए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये माउंटेन पास किसके पास है, ये दो माउंटेन कहाँ पे एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, कहाँ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, इधर से कौन सी रिवर आ रही है। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, एक तरीके से डिश है यूपीएससी की, ठीक है। क्वेश्चन भी ये पूछा गया, अमरकंटक हिल आर एट कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यान एंड शाहिदी रेंजेस। तो विंध्यान और शाहिदी रेंजेस के कन्फ्लुएंस पे है क्या अमरकंटक हिल? अब ये आपको सर्च करना है। बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। लेकिन आप अगर इतना समझो, ये सारी चीज़ें हिमालयन की नहीं है, ये सब का सब कहाँ पे है, ये डेक्कन की बात हो रही है, ठीक है। जो आपका सेंट्रल इंडिया है उसके नीचे के हिस्से की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको ये एक तो माउंटेन्स ऊपर है, फिर एक आपका माउंटेन्स नीचे हैं, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आऊँगा तो बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा माउंटेन रेंजेस के बारे में, किस तरीके से माउंटेन रेंजेस से और सवाल उठते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अभी इसको एटलस पे सर्च करिए और फिर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं वो किस तरीके से, एक बोलते हैं ना, क्या कॉस्ट होती है उनकी, कितना नुकसान करती हैं ग्लोबली और इंडिया पे। अगर ग्लोबल डैमेज की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली $2.2 ट्रिलियन का इम्पैक्ट लॉस वर्ल्ड वाइड होता है इन्वेसिव प्लांट और एनिमल की वजह से। अगर हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स की बात करें, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, फिर एशिया, अफ्रीका, ये सारे क्या है मोस्ट अफेक्टेड रीजन है ड्यू टू इन्वेजिव स्पीशीज़। अगर मैं बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बताऊं इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है, मतलब ऐसी स्पीशीज़, वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी होता है, जो कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वहाँ पे पूरा कवर कर लेती है, ठीक है। और वो वहाँ की लोकल नहीं होती, जनरली यही देखा जाता है। मान लेते हैं अगर ये आपके आसपास का, आप अगर गांव में, ठीक है, आपका गांव जहाँ पे है, गांव का लेट्स से ये आपका गांव है, अभी की एग्जांपल बता रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के कुछ ट्रीज होंगे जो पिछले 50-60 साल में यहाँ के एकदम पूरी तरीके से एक्लेमेटाइज हो गए होंगे, ये पूरी तरीके से यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल गए होंगे। अब एक बाहर से किसी ट्री को ला करके यहाँ पे डाल दिया जाए तो अब वो ट्री क्या होगा, वो ट्री अगर आ करके यहाँ पे पूरा का पूरे जंगल में आपके गाँव का कवर कर ले तो क्या कहलाएगा, वो इन्वेसिव कहलाएगा, मतलब बहुत जल्दी फैल गया। और फैलने से क्या होगा, जो आपके ओरिजिनल ट्रीज थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनको आदत पड़ी थी यहाँ के एनवायरनमेंट की, वो पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है इन्वेजिव स्पीशीज़ का। अब इंडिया की रेफरेंस देखी जाए, इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम तो बहुत ही अंडर रिपोर्टेड और अनरिकॉर्डेड होती हैं। अभी भी कोई इसका सेंट्रलाइज डेटा नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल लेवल पे देखा जाए तो लंटारा कमारा, अगर आप नेट पे डालो तो आपको दिखिएगा कैसा दिखता है लंटारा कमारा। तो ये बंदीपुर नेशनल पार्क में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए की रीजंस क्या है स्प्रेड होने के, पहला तो ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, ट्रैवल, फिर जब इंपोर्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब इंपोर्ट जनरली जब होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरी कंट्रीज में, तो वो भी इन्वेसिव बनने का उसका खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे ही मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ जो होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो बायोडाइवर्सिटी एक एरिया की पूरी तरीके से खराब कर देते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़, ठीक है। तो जैसे ही बायोडाइवर्सिटी की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। इसी से कनेक्टेड 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आई थिंक इसी चीज़ के ऊपर था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के ऊपर। फिर अगर हम कंट्रोल मेजर्स की बात की जाए तो क्या ऐसा कंट्रोल मेजर होता है, पहली बात तो मतलब बेसिकली होता है प्रिवेंट किया जाता है, इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उसको हम काट पीट के हटा सकते हैं, या उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। अगर हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करें तो पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है, बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। ये क्या करता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को लिमिट करता है जिससे उसका स्प्रेड ना हो वाया शिपिंग। अब होता क्या है जनरली, जब एक शिप चलती है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअली शिप, शिप को थोड़ा सा एक्चुअली बनाते हैं, ये शिप मान लेते हैं, ठीक है। अब ये होगा, शिप जब चल रही है तो यहाँ पे शिप क्या करती है, जो शिप के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो समुद्र का पानी होता है वो स्टोर होने लग जाता है धीरे धीरे। अब जब पानी स्टोर होता है ना, अब मान लेते हैं शिप निकली है कहाँ से, यूरोप से शिप निकली है, और यूरोप से निकल करके शिप आई है कहाँ पे, लेट्स से आई है वो हमारे मुंबई के, ठीक है, मुंबई पोर्ट पे आ रखी है। तो अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए, जो शिप है जब यहाँ पे थी तो यहाँ पे क्या करती है, पानी अक्सर समुद्र का लेती है। तो जो यूरोप होगा वहाँ पे अगर कोई स्पीशीज़ होगी जो कि खतरनाक है और वो इसी वाटर में आके
इस बैलास्ट वाटर मतलब इस जो शिप के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे स्टोर करते हैं लोग पानी, अगर यहाँ पे उस आ गई और जब आके उसी बैलास्ट वाटर को या फिर उस पानी को जो स्टोर कर रखा है शिप ने, वो पानी आकर के अगर इंडिया में नियर मुंबई पोर्ट को रिलीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो स्पीशीज यूरोप वाली है वो तो यहाँ फैल जाएंगी। तो ये भी एक वाटर मैनेजमेंट का एक तरीका है जिससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का स्प्रेड रोका जा सके। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बात होती है। ये बेसिकली क्या है, ये मैंडेट करता है कि जो एलियन स्पीशीज हैं उनका कंट्रोल हो, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को करते हुए ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी भी ये ना हो इन सब के चक्कर में कि जो नॉन नेटिव स्पीशीज हैं वो पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये इम्पैक्ट इन्वर्सली भी कर देती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो हमारी नॉन नेटिव है। हम इंडिया में पूरी तरीके से ये नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे जो रीजन है एग्रीकल्चर का वही कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ भी कर रहे हैं इन्वेजिव का। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कंप्लीट इरेडिकेशन के चक्कर में हम लोग अपने एग्रीकल्चर का जो गोल है वो ना इन्वर्सली इम्पैक्ट कर दें, ठीक है। चलो, अब इसी से कनेक्टेड 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाई इज प्लांट कॉल्ड, व्हाट इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलिफेरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, ठीक है। इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट टेंड्स टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जितनी भी इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं ये जनरली क्या करती हैं, ये किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से रोक देती हैं या उसको रिड्यूस कर देती हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है किसका, जो आपकी इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं। एक प्रोसोपिस जूलिफेरा हो गया, लेंटारा कमारा हो गया, वाटर हायासिंथ हो गया, ये सब क्या है, ये सारी की सारी आपकी स्पीशीज कही जाती हैं। कौन सी, इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है। चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने जो टेस्ट कर रखा है, ठीक है। डीआरडीओ ने अपना जो IADWS टेस्ट किया है। तो ये एक अभी देखो इसके ऊपर और सारे आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसमें आपको ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब ये एक ट्रक है, इस ट्रक का मेन काम क्या है, बहुत लेमन टर्म में समझाता हूँ आपका। ट्रक का मेन काम ये है कि ये एक डिफेंस सिस्टम, एक डिफेंस वेपन सिस्टम है जो अगर कोई खतरा, एक कोई अटैक होगा तो उस अटैक से बचाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरीके से काम करता है। तो पहला जो आपको दिख रहा है QRSAM, जिसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, ये एक सिस्टम है इसमें। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, कभी अगर बहुत हाई स्पीड पे कोई मिसाइल आ रही है तब ये क्या करेगा, रडार डिटेक्ट करेगा और यहाँ से मिसाइल फायर कर देगा। फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी किसी में लगा होगा, ये क्या करेगा, अगर कभी कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, जो लो लेवल पे है, और अगर ये QRSAM वाला रडार नहीं डिटेक्ट कर पाएगा तो ये रडार डिटेक्ट करेगा। मतलब अलग अलग रडार का अलग अलग पर्पस है। फिर एक और है जिसे हम लोग कहते हैं DEW, हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये क्या करेगा, कभी ड्रोन अटैक हो रहा है, ठीक है, तो ड्रोन अटैक को ये लेजर पावर का यूज करके पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो तीनों का पर्पस आपको पता होना चाहिए। बहुत ही एकदम आसान सी भाषा में, क्विक है मतलब कोई फास्ट चीज़ आ रही होगी, वेरी शॉर्ट मतलब कोई अगर लो अर्थ में या फिर बहुत ही लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होगा, अगर उससे अटैक हो रहा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, ये सब एक इंटीग्रेटेड कमांड से होगा, सेंट्रलाइज कमांड होगी जहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, कंट्रोल किया जाएगा। सारी चीज़ें सबसे ऑन टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये इंडिजिनस है, ये इंडिया में बना हुआ है। इस वजह से इसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंड किस पे कर रहे हैं, हम लोग डिपेंड कर रहे हैं S-400 में रशिया के है। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हमारे पास खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम हो। और अगर हम USA के लेवल की बात करें तो USA के पास भी थर्ड है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, फिर आते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। अब सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया में इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एस्टैब्लिश करेगा, ठीक, पहली चीज़। फिर क्या होगा, ये स्ट्रैटेजिक एरिया डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करेगा। लोकेशन बेसिस पे बात की जाए तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसको किया गया था, चंदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेपाल ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ऑफिशियली नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है बाय साइनिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन अगस्त 24-25। अगर मैं आपको IBCA के बारे में बताऊं तो ये इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है, मतलब इंडिया ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, ठीक है।
अप्रैल 9 2023 मैसूर में। अब इसका मेन फोकस ये होता है, 7 बिग कैट्स होती हैं, 7 बड़ी बिल्लियां होती हैं। कौन कौन सी? टाइगर, लैंड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। इन सब का कंजर्वेशन करना, इन सब में अगर किसी भी तरीके का कोई डेंजर है या किसी तरीके से इनका बोलते हैं ना इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उन सब का कंजर्वेशन करना इनका मेन काम होता है। और मेन काम ऐसा नहीं केवल इंडिया में होगा, जो 90 प्लस रेंज कंट्रीज हैं प्लस जो नॉन रेंज कंट्रीज जहाँ पे 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, उन सबको एक बोलते हैं ना उन सब के साथ आपस के एक R&D को शेयर करना, आपस की प्रैक्टिसेस को शेयर करना, जिससे कंजर्वेशन हो सके। अब नेपाल का इंपॉर्टेंस ये है कि नेपाल स्नो लेपर्ड को होस्ट करता है, टाइगर्स को होस्ट करता है, कॉमन लेपर्ड इनके नेपाल के लैंडस्केप में काफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नेपाल का ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ग्लोबल कोलैबोरेशन और ज़्यादा मजबूत होती है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और मजबूत होती है। अगर इंडिया की रोल की बात की जाए तो इंडिया अपना कंजर्वेशन एक्सपर्टीज शेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी टाइगर, लैंड, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी पाई है, तो इस वजह से वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा, तो काफ़ी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2019 में कैट्स के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये मैंने इससे कनेक्टेड जो PYQ था इसके पहले भी डिस्कस किया था, जब आपका एशियाटिक लॉयन के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, मैंने कहा था वर्ल्ड लायन डे था, वहाँ पे मैंने आपको मालधारी कम्युनिटी के बारे में बताया था। वो कौन सी कम्युनिटी होती है? जो लायन के साथ रहती है, मतलब नहीं अगल बगल रहती है, मतलब को एग्जिस्ट करते हैं ये, ना वो इनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाए ना ये इनको पहुँचाए, ऐसा जनरली काम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डबल हेम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हैंड राइनोसोरस। तो अक्सर क्या है, जो एशियाटिक लॉयन है वो नेचुरली इंडिया में ही पाया जाता है, तो इसमें ए इज द राइट वन। बट स्टिल आप एक बार काम करिएगा, आप डबल हेम्ड कैमल को देखिए और कौन कौन सी कंट्रीज में है। वन हॉर्न रिनोसोरस के बारे में जब बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वन हॉर्न रिनोसोरस के बारे में किस तरीके से राइनो प्रोजेक्ट जो चल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जहाँ पे राइनोस के जो हॉर्न्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा? जेनेटिक उनका एक स्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जिससे उनका एक आधार कार्ड बन सके। जो आधार कार्ड उनका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ऐसे एक्चुअली आधार कार्ड नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी उनकी, जेनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं। उससे क्या होगा, जो पोचिंग होती है उसका अच्छे से पता लगाया जा सके, और जो उनका जो बोलते हैं ना जो पॉपुलेशन कम हो रही है उस पर भी ट्रैकिंग की जा सके। तो उसमें ए इज द राइट वन बेसिकली। फिर 24 में क्वेश्चन पूछा गया, लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ओके, दिस इज राइट। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। अब देखिए, कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है। डू दे हैव, वाई डू दे नॉट हैव? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, डू दे हैव दिस एनी पर्टिकुलर, हैव यू हर्ड एनीथिंग कि लायन का खुद का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है? नहीं सुना। ठीक है, तो ये भी सही है अपने आप में। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। तो ये भी आपने देखा होगा, चीता रोर नहीं करता, वो थोड़ा सा म्याऊ टाइप की साउंड उसकी होती है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब ये चीज़ थोड़ी ना बहुत ही वो लिख दी है कि मतलब जैसे मेल लायन होता है, मेल लेपर्ड टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करता। तो सोच के देखो, क्या प्रोक्लेम करेगा ही नहीं कभी भी? क्या उसके अंदर ऐसी क्या जब वो कैट के एक पार्ट है, कैट स्पीशीज का एक हिस्सा है, तो टेरिटरी क्लेम क्यों नहीं करेगा? है कि नहीं? कहीं ना कहीं इस तरीके से आप सोचो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी बुक से सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। मतलब ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग यू, कभी आप इसको किसी बुक से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। ये आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। कोई अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, रियली ऐसे करके पूछो, सच में ऐसा है क्या? वाई नॉट, वाई सो, ऐसे करके जब पूछोगे ना तो आपका ब्रेन कनेक्ट होगा, आपकी जो मसल मेमोरी है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो 1 और 2 इज द राइट वन। फिर आप देखो 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप इसको एक बार खुद से करिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक क्रेन, ब्लैक नेक केरेन, चीता, फिर फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? 1 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करने के देखो, चीता इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या चीता है तो बिग कैट, बट क्या नेचुरली इंडिया में पाया जाता है? आपको अभी बताया था नमीबिया से चीता लाया गया, तो ये छोड़ के बाकी सब तो पाए ही जाएंगे। तो 1 3 4 इज द राइट वन। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पल्मीरा के ऊपर। पल्मीरा पहली बात तो सीरिया में एक बोलते हैं ना एक डेजर्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है।
ठीक है, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये यहाँ पे रूम्स हैं किस चीज़ के, 2000 साल पुराने रोमन एम्पायर था, यहाँ पे टेम्पल था, ये उस चीज़ का रूम्स यहाँ पे दिखता है। अक्सर क्या हुआ यहाँ पे, जो रिसेंटली पिछले 15-16 साल में सीरिया में सिविल वॉर हुई है, उससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ ये इसीलिए पल्मीरा रेलेवेंट है आपके लिए। पल्मीरा कहाँ पे है, सीरिया में। अब देखिए इसी से कनेक्टेड आपको जो और चीज़ें रखनी है, सीरिया में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जैसे एक एलेप्पो है, फिर नॉर्दर्न सीरिया है, फिर आपका क्रैक डेस्क शैवलियर है, पल्मीरा है, फिर आपका डमस्कस है, बोसरा है। डमस्कस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एलेप्पो के ऊपर सवाल आया हुआ है। अब देयर आर हाई चांसेस कि पल्मीरा के ऊपर भी सवाल आ सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए एलेप्पो कहाँ पे है, सीरिया में, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। यस, किरकुक यमन में है, नहीं दिस इज़ इन इराक। मोसूल कहाँ पे, ये भी इराक में। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में, यस इट इज़ इन अफगानिस्तान। अब देखिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी पता है, अगर आप सिंपल यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर आपको एलेप्पो का भी पता है तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये आपका ये गलत, क्योंकि 1-1 यहाँ पे नहीं है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो क्या है, आपको ये बाकी 3 नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें से एक और पता होगा, देख के लग रहा हो कि भाई क्या किरकुक यमन में है, दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा नहीं किरकुक यमन में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर सोचोगे तो यूपीएससी अक्सर ऐसे ही करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है ओनली 1 ओनली 2, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ये होता है कि आप सेकंड के साथ जाओ। ऑप्शन ए बी सी डी जब दिया हो और पूछा गया है ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऐसे दिया हो, तो आप बी के साथ जा सकते हो, क्योंकि अक्सर अगर 4 ऐसे मैच द फॉलोइंग में दिए हैं तो 2 यूपीएससी अक्सर सही करता है। बट अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।